तो आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। किसके बारे में? मेटल और नॉन मेटल के बारे में। क्लास 6, 7, 8 ये तीनों क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लास 9 में तो नहीं, फिर क्लास 10 में आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो बहुत छोटे, बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ। बहुत अच्छी तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आएगा, बायलिंगुअल चलेगा। चैप्टर बहुत आसान है, बस चीज़ों को समझते रहना, सारा फोकस क्लास पे रखना। कुछ भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा, मेरी तरफ से तो डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें पूछनी है तो आप बेझिझक पूछ लेना, ठीक है? और कोशिश करना है कि ये पहली बार है और आखिरी बार होना चाहिए। आप जैसा पढ़ रहे हो और जैसा मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये पहले मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप पहली बार पढ़ रहे हो और मैं आखिरी बार ही पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से आप इस चैप्टर को पढ़ लेना। हमारा चैप्टर कैसा है? द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये दुनिया किससे मिलकर बनी है? मेटल और नॉन मेटल से। हम अपने कहानी की शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं। छोटी सी स्टोरी से करते हैं। दो बच्चे हैं। कौन कौन है? यशवंत है और आनंदी है। ये गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये? गांव में रहते हैं। और गांव में रहने के साथ गांव में रहते हैं कौन से? राजस्थान में। Their school has assigned them a project, learn about a craft person who work with metal. यानी कि उनको एक क्या दिया जाता है? उनको एक स्कूल असाइनमेंट दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करो जो क्या काम करते हैं, जो किसके बारे में काम, जो कैसा काम करते हैं। वो काम करते हैं क्राफ्ट पर्सन के। कैसे हैं वो? क्राफ्ट पर्सन है। और काम किस चीज का कैसे हैं? वो क्राफ्ट पर्सन है। क्राफ्ट पर्सन और कैसा काम करते हैं? वो मेटल का काम करते हैं। हम आम भाषा में इनको लोहार कहते हैं। जो किसका? लोहार लोग किसका काम करते हैं? मेटल का काम करते हैं। दे डिसाइडेड विजिट द लोकल आयरन मिथ्स। यानी कि वो किसका कहाँ जाते हैं? वो आयरन मिथ्स के पास जाते हैं। हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट। हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट यानी कि ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो किसकी प्रैक्टिस करते हैं? जो लोहे का काम करते हैं। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर। अपने दादाजी से बोलते हैं टू अ कंपनी, यानी कि वो उनके साथ चले। और क्या? दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दिस द आयरन स्मिथ मेक अ डिफरेंट आइटम ऑफ डेली यूज। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट होते हैं कि जो लोहार होता है वो किस तरीके से चीजों को बनाता है। चीजों को बनाता है। दे इंटरेक्ट विथ अर्ली इन द क्राफ्ट पर्सन। क्या है उनका नाम? क्या होता है? सुधांश। सुधांश अंकल क्या होता है? उनका नाम होता है। इसी चीज को आप हिंदी में देखेंगे। यशवंत और आनंदी राजस्थान के गांव में रहते हैं। उनके स्कूल से उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें उन्हें ऐसे कारीगरों के बारे में जानना है जो धातुओं का काम करते हैं। मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। उन्होंने तय किया कि वे अपने गांव के उन लोहारों से मिलेंगे जो यह काम करते हैं। यशवंत और आनंदी ने अपने दादाजी से उनके साथ चलने का अनुरोध किया। अपने दादाजी को अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हैं। और क्या है? ये वे जानने के लिए कि उत्सुक हैं कि लोहार रोजमर्रा के इस्तेमाल की अलग अलग चीजें वो कैसे बनाते हैं। वे एक बुजुर्ग कारीगर सुदर्शन के पास जाते हैं। कारीगर कैसा है? वो बुजुर्ग है। और उनसे क्या करते हैं? उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से वो चीजों को बनाते हैं। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम? वो ऐसे व्यक्ति के पास गए हैं जो किसका काम करते हैं? मेटल का काम करते हैं, ठीक है। अब दोनों बातचीत करते हैं। यशवंत, विच आइटम डू यू जनरली मेक। यानी कि वो कहते हैं कि आप कौन सा, अब बात चल रही है किसके बीच में? लोहार और यशवंत के बीच में, कि भैया आप सबसे ज्यादा कौन सा काम बनाते हो, क्या चीजें बनाते हो, कैसी चीजें बनाते हो। सुधांश अंकल कहते हैं जनरली वी मेक आइटम फॉर डेली यूज सच एज द फ्लैट पैंस। आपने देखा होगा तवा, फ्लैट पैन कहते हैं उनको। बकेट्स कहते हैं, बाल्टी कहते हैं, है ना।
टंग्स कहते हैं, चिमटा कहते हैं, एंड फार्मिंग टूल, और क्या क्या बनाते हैं वो फार्मिंग टूल बनाते हैं, लाइक स्पीड्स। ठीक है, ये कुल्हाड़ी हो गया, फावड़ा हो गया, खुरपी हो गया, ये सब क्या बनाते हैं, वही चीजें बनाते हैं। ठीक है, और फिर आनंदी उनसे बात करती है, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ, ये जो आप बना रहे हो ये किससे मिलकर बना है, ये किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, देखो कैसे क्या बात कर रहे हैं। यशवंत, आप आमतौर पर कौन सी चीजें बनाते हैं? तो क्या जवाब देते हैं सुदर्शन जी, क्या जवाब देते हैं? हम आमतौर पर हम रोजमर्रा की चीजों के इस्तेमाल की चीजें बनाते हैं, जैसे कि तवा बनाते हैं, बाल्टी बनाते हैं, चिमटा बनाते हैं, और खेती के औजार बनाते हैं, जैसे कि फावड़ा बना दिया, कुल्हाड़ी बना दी, खुरपी बना दी, और जेली टाइप कुछ आकृति होगी, जाली टाइप होता है वो उनको बनाते हैं। आनंदी कहती हैं, लास्ट में सवाल पूछती है, ये चीजें किन से बनी होती हैं? ये सब चीजें किन से मिलकर आप बना, यानी कि जो आप बना रहे हो किन से चीजें बनी है। और देखते हैं और क्या बातचीत चलते हैं। ठीक है, सुधांश से, वी यूज्ड आयरन मेटल, ये सुधा यानी कि ये सुधांश कौन है? ये वही लोहार हैं, बुजुर्ग आदमी हैं जो बताते हैं, क्या बता रहे हैं, वी यूज्ड आयरन मेटल टू मेक दीज आइटम, वो किसका इस्तेमाल करते हैं? वो आयरन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक लोहे का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल्सो यूज्ड वुड, किसका इस्तेमाल करते हैं? वो किसका, लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, और किसका है प्रिपेयर, अच्छा हैंडल के लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि फावड़ा जो बनता है उसको तो लोहे से बना लिया, लेकिन उसको पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। However, required additional, we used a coal in our, यानी कि वो और भी किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? कोल का भी इस्तेमाल करते हैं। हीट द आयरन, यानी कि लोहे को गर्म करने के लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं? कोल का। हीट को इस्तेमाल करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या है, सुधांश ही इज हीटिंग इन आयरन ब्लॉक, सुधांश जी जो है वो क्या करते हैं? हीट करते हैं आयरन ब्लॉक को इन अ फ्लेम, यानी कि वो उसकी आग में उसको गर्म करते हैं। ही हैज बिकम हीट रॉड, और रॉड कैसी हो गई है? गर्म हो गई है। ही स्टार्टेड बीटिंग द हार्ट विद द हैमर, यानी कि उसको हाथ से फिर पीटना शुरू करता है। आप देखो लोहार के पास देखते होंगे, उसमें कोयले में डाल के लोहे को गर्म किया और फिर हथौड़े से पीटना शुरू कर देते हैं, है ना। आनंदी इज अमेजिंग, ही आस्क्ड व्हाई आर यू बीटिंग इट, आप इसको क्यों पीट रहे हैं? आगे का जवाब सुधांश है, आई एम बीटिंग टू शेप इनटू द एग, यानी कि वो उसको पीटने के बाद एक नए तरीके का क्या देना चाह रहे हैं? वो शेप देना चाह रहे हैं। आनंदी, हाउ अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बिटेन इनटू अ फ्लैट शेप, यानी कि एक पीस ऑफ ब्लॉक आयरन का क्या था? एक ब्लॉक था, उसको पीट पीट पर क्या कर दिया? फ्लैट कर दिया गया, शेप दे गया। कैन वी डू दिस विथ एन अदर मेटल, फिर वो जवाब पूछती हैं, क्या यह हम दूसरे मेटल के साथ भी कर सकते हैं? आप आयरन के साथ तो कर रहे हो, क्या हम दूसरे मेटल के साथ भी इसको कर सकते हैं क्या? जवाब देते हैं, यू मे ऑल्सो हैव मेनी सच अ क्वेश्चन, लेट्स एक्सप्लोर द एल्स वी कैन डू विद द मेटल, यानी कि हम और भी चीजों का एक्सप्लोर करते हैं कि हम किन चीजों को इस चीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे है सुदर्शन जी, अब ये देखिए हिंदी में देखिए कैसे है, हम इन चीजों को बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल करते हैं, जहां भी जरूरत पड़ती है वहां हम हत्थे बनाने के लिए लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लोहे को गर्म करने के लिए हम अपनी भट्टियों में कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं। और क्या है, सुदर्शन भट्टी में लोहे के एक टुकड़े को गर्म कर रहा है, वह टुकड़ा लाल और तप्त हो गया है और वह हथौड़े से उस पर जोर जोर से अब चोट करना शुरू करता है। आनंदी हैरानी से होकर पूछती है, तो इस पर चोट क्यों कर रहे हो? सुदर्शन जी, मैं इस पर इसलिए चोट कर रहा हूं ताकि इसे पीटकर कुल्हाड़ी का आकार दे सकूं। आनंदी, वाह, लोहे के एक टुकड़े को पीटकर चपटा आकार दिया जा सकता है, क्या हम दूसरे धातुओं के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? आपके मन में ऐसे कई सवाल हो सकते हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम धातुओं के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। और यहां से हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हम अब मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में सीखते हैं कि मेटल होते क्या हैं, मेटल क्या होते हैं। और मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है मेलिबिलिटी। ठीक है, मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? मेलिबिलिटी। प्रॉपर्टीज काफी सारी होती है, चाहे पहले या बाद में कुछ भी कर लो आप डिसाइड, लेकिन हम पढ़ किसके बारे में पहले? सबसे पहले मेलिबिलिटी के बारे में पढ़े। मेलिबिलिटी होती क्या है उस चीज को देखते हैं। मेलिबिलिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट अलाउज देन टू बी हैमर्ड
प्रेस्ड और रोल इनटू द थिन शीट। आप ये वर्ड याद रखिएगा, हम उसको किस यानी कि आप एक ही वर्ड में इसका याद रखिएगा। मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पेपर की फॉर्म में उसको शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी आयरन ब्लॉक को, किसी भी मेटल को, विदाउट ब्रेकिंग। विदाउट ब्रेकिंग यानी कि हम उसको ब्रेक किए बिना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको विदाउट ब्रेकिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्म को बिना तोड़े हुए। और क्रैकिंग यानी कि बिना तोड़े और बिना क्रैक किए हुए उसमें उसको चेंज किया जा सकता है। एसेंशियली इट्स द एबिलिटी टू द मटेरियल इज डिफाइंड फ्रॉम द कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेस भी उसको किया जा सकता है। एग्जांपल देखते हैं, गोल्ड इज अ मोस्ट मैल्युएबल मेटल कैन बी बिटेन इनटू अ गोल्ड लीफ। यानी कि आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो शीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है वो गोल्ड को किया जा सकता है, ठीक है। और क्या सकते हैं, सब क्या है, गोल्ड को भी किया जा सकता है। और उसके बाद हम किसको कर सकते हैं, हम एल्युमिनियम को भी कर सकते हैं। हमने एल्युमिनियम का इस्तेमाल देखा होगा, हम रोटी को लपेटने के लिए हम एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करें, यानी कि एल्युमिनियम की जो फॉइल होती है, एल्युमिनियम भी क्या है, एक प्रकार का मेटल है, और एल्युमिनियम की फॉइल को हम किस में इस्तेमाल करते हैं, रोटी को लपेटने में। यानी कि हम उसको एक शीट के रूप में कन्वर्ट करते, तभी तो उसको रोटी में लपेट रहे हैं। जब हम उसको एक शीट के रूप में कन्वर्ट कर दिया है तभी तो हम उसको रोटी के रूप में लपेट रहे हैं। तो यानी कि इसमें सिंपल सा है, मैलिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप किसी ही मेटल को जब शीट के रूप में कन्वर्ट कर दे तो क्या कहलाता है, फिर वो आपका मैलिबिलिटी कहलाता है, ठीक है। और क्या, डेकोरेट। अच्छा, कॉपर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ठीक है। कॉपर का इस्तेमाल हम जितने भी रोल उसको भी शीट में डेकोरेशन के सामान में भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तार बनाने में, तार की जो चीज हम देखें उसको एक रॉड के फॉर्म में खींच सकते हैं, वो एक अलग प्रॉपर्टी होती है। और क्या होता है, हम सिल्वर का भी, हम इसका सिल्वर में भी कर सकते हैं, चांदी वगैरह बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम किसी मेटल का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग रूप में हम इसको पहले थिन शीट के रूप में बदलते हैं, उसके बाद हम उससे क्या बना लेते हैं, अपनी ज्वेलरी को बना लेते हैं। देखिए, इसको और बढ़िया तरीके से आप उसको समझा सकते हैं। देखें, आपने जरूर देखा होगा कि तांबे का टुकड़ा, लोहे की कील और एल्युमिनियम का टुकड़ा, क्या क्या चीजें आपने देखी होगी। आपने देखा होगा कैसा कैसा, तांबे का एक टुकड़ा देखा होगा, आपने लोहे की कील देखी होगी, आपने एल्युमिनियम का टुकड़ा देखा होगा। ये तीन चीज आपने देखी होगी। टुकड़ा जैसे कि चीजों को पीटने पर वे चपटी हो जाती हैं, जबकि दूसरी चीजें पदार्थ से अलग होकर वो व्यवहार नहीं करती हैं। यह गुण जिसके कारण पदार्थ को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, उसको पीट पीट कर एक शॉल के रूप में, एक चादर के रूप में बदला जा सकता है, वह आघात वर्ध्यता कहलाती है। ज्यादातर धातु में गुण होते हैं, जितने ही मेटल होते हैं सब में ये होता है, यानी कि जितने ही मेटल होते हैं सबको पीटकर एक थिन शीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो यानी कि हमने ये चीज देखी है कि किसी भी चीज को, यानी कि सबसे मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके मैलिबिलिटी, यानी कि हम किसी भी चीज को हम किस रूप में बदल सकते हैं, जब हम उसको एक थिन शीट के रूप में, हम उसको एक चादर के रूप में जब बदल सकते हैं तो वही क्या कहलाता है, उसका मैलिबिलिटी कहलाता है। और ये लगभग सभी धातुओं में, यानी कि सभी मेटल में ये गुण पाए जाते हैं। जितने भी मेटल होते हैं लगभग सभी मेटल में ये सारे गुण पाए जाते हैं। कैसा, मैलिबिलिटी का। इसका दूसरा गुण देखते हैं, और भी कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या। उसके बाद बात करते हैं डक्टिलिटी की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डक्टिलिटी की। क्या होता है डक्टिलिटी, देखिए, व्हेन डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर, यानी कि डक्टिलिटी का आप सिंपल सी एक फॉर्म में याद कर सकते हैं कि जब हम किसी मेटल को वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या कहलाता है, वो डक्टिलिटी कहलाता है। जैसे कि हमारे घरों में जो बिजली की जो वायर होती है वो एक वायर के रूप में होती है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ मेटल रहा होगा, हमने उसको एक थिन वायर के रूप में कन्वर्ट जब हम कर देते हैं तो क्या कहलाता है, फिर वो डक्टिलिटी कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में देखते क्या है, यू माइट हैव सीन अ वायर टू मेटल लाइक अ कॉपर और एल्युमिनियम। आपने दो तरीके के वायर देखी हो, कौन कौन सी, आपने कॉपर की वायर देखी होगी और एल्युमिनियम की वायर देखी होगी। और ये वायर का रूप जो दिखाता है, ये किस चीज को दिखाता है कि आपने किसी न किसी मेटल को एक वायर के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। in electrical fitting some ornament elements like bangles, necklaces, earrings etc also made from a metal wire।
यानी कि जितने भी हम ज्वेलरीज वगैरह देखते हैं उसमें किसका इस्तेमाल होता है, मेटल वायर का इस्तेमाल होता है। मेटल वायर्स प्ले अ इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेंथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी किसका इस्तेमाल होता है, मैकेनिकल वायर का इस्तेमाल होता है। और क्या है, सच एज अ वीणा, स्टार, वायलिन एंड गिटार में भी किसका इस्तेमाल होता है, यानी कि किसी न किसी मेटल को हमने उसका मेटल में इनमें जो वायर इस्तेमाल होती है किसकी इस्तेमाल होती है, प्लास्टिक की वायर नहीं इस्तेमाल होती है, इसमें इस्तेमाल होती है मेटल की वायर इस्तेमाल होती है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज अ मटेरियल बाय विच दे कैन बी ड्रॉ इनटू अ वायर्स इज कॉल्ड अ डक्टिलिटी, यानी कि जब हम किसी भी मेटल को जब हम किसी वायर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या कहलाता है, वो हमारा डक्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, देखिए आपको धातुओं से तारों का इस्तेमाल कहां कहां देखने को मिलता है। आपने जितने ही मेटल होती है वहां पे सारी धातुओं का तारों कहां कहां देखने को मिलता है। आपने बिजली की फिटिंग में तांबे या एल्युमिनियम जैसी धातुओं के बारे में देखा होगा। कुछ गहने और चूड़ियों, हार, बालियां वगैरह बनाने में भी धातु के तारों से ही बनाई जाती है। धातु के तार कई तरह के तार वाले वाद्य यंत्रों में भी अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे कि वीणा में, सितार में, वायलिन में, गिटार में। पदार्थों का वह गुण, अब यहां से याद रखिएगा, पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों के रूप में बदला जा सकता है, उनको खींचकर हम किसके रूप में बदल सकते हैं, तार के रूप में बदल सकते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा डक्टिलिटी कहलाता है। यानी कि जिस भी मेटल को हम खींचकर तारों के रूप में बदल सकते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा डक्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, देखिए ये एक ब्रिज है, ये एक मेटल रहा होगा और मेटल को खींच के हमने किसके रूप में बदल दिया है, तार के रूप में बदल दिया है। और इन तारों पर ही ये क्या है, एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। सस्पेंशन ब्रिज किसके ऊपर डिपेंड होता है, एक तार के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए, वी नो दैट द रोप मेड फॉर द स्टील, देखिए स्टील किससे बना होता है, आप ये चीज ध्यान देखिए, ये स्टील किससे बना होता है, स्टील बना होता है मिक्सचर ऑफ मेटल आयरन एंड नॉन मेटल कार्बन। जो तार बनाई जाती है वो दो चीजों के मिक्सन से बनाई जाती है। यानी कि आप स्टील देखते होंगे, कोई कहते हैं स्टील है, स्टेनलेस स्टील बहुत ज्यादा हार्ड होती है, वजह क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, वो मिक्सचर होता है किस किस का, मेटल का, यानी कि आयरन का, मेटल में कौन सा मेटल, आयरन का, और नॉन मेटल में कौन सा, कार्बन का। इनको हम इन दोनों का क्या होता है, यहाँ पे मिश्रण होता है, सपोर्ट हैवी लोड, और ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंथ लोड खींचने की इसमें क्या हो जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। देयरफॉर दे आर यूज्ड इन द सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल कहां करते हैं हम लोग, सस्पेंशन ब्रिज में करते हैं। और ये कभी भी लिफ्ट वगैरह उठाने में भी इसी का तार का इस्तेमाल होता है। लिफ्ट में आप देखते होंगे कि वायर होती है, पतली सी वायर होती है लेकिन लोड बहुत अच्छा खासा उठा लेती है। वो कैसी वायर होती है, वो ऐसी ही वायर होती है। वो कैसी वायर, स्टील की वायर होती है। वायर कैसी रहती है, वो स्टील की। आपने देखा होगा आसपास बोरिंग हो रही होती है, बोरिंग में तार का इस्तेमाल होता है। वो तार कैसी होती है, स्टील की होती है ना, जिसमें वो चक्री टाइप घूमता रहता है। वायर कैसी होती है, वो स्टील की। अगला देखो सोनोरिटी। ठीक है, अगला फंक्शन क्या है इसका, सोनोरिटी। अच्छा, एक बार अगर मैं पीछे का रिवीजन करने के लिए पूछूं तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था हमने, मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी क्या होती है, बताइए। जो मेटल हम थिन शीट के रूप में, यानी कि पतली शीट के रूप में बदल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैलिबिलिटी। उसके बाद क्या पढ़ा था, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है, जब हम किसी वायर को तार के रूप में बदल सकते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा डक्टिलिटी। अब पढ़ते हैं इसके तीसरे फंक्शन के बारे में, सोनोरिटी। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सोनोरिटी के बारे में पढ़ते हैं। सोनोरिटी क्या होता है, हैव यू एवर नोटिस द साउंड प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल स्पून, आपने कभी नोटिस किया है कि जो मेटल होता है वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है। और मेटल प्लेट हो गया, मेटल कॉइन हो गया, ड्रॉप्ड इनटू द फ्लोर, यानी कि जब हम किसी मेटल के प्लेट को पटक देते हैं जमीन पर, कॉइन जमीन पे गिर जाता है, या फिर कोई भी मेटल जब जमीन पर गिर जाता है वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस व्हेन अ पीस ऑफ कोल, किस प्रकार से वो डिफरेंट होता है। कोयले, यानी कि जो एक घर में प्लेट गिर जाती है वो, और एक घर में कोयला गिरता है वो, उसमें किस प्रकार का साउंड का फर्क होता है। कैसे कह रहा है, कोल और वुडन ड्रॉप, क्या दोनों में कुछ साउंड में कुछ फर्क होता है। ऑन द फ्लोर यू वुड
ऑब्जर्व दैट द मेटल स्पून एंड मेटल कॉइन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। कैसा साउंड देते हैं ये? रिंगिंग साउंड देते हैं, जैसे कि ट्रेन ट्रेन करके आवाज आती है, रिंगिंग साउंड होता है। इस प्रकार की ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कोल एंड वुड ऑन द अदर हैंड इज प्रोड्यूस अ डल साउंड, यानी कि ये डल साउंड देते हैं। ये डल यानी कि बिल्कुल एकदम खत्म सा साउंड देते हैं, प्रोड्यूस होता ही नहीं है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल that enable them to produce a ringing sound is called sonority। यानी कि मेटल के अंदर जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोनोरिटी कहते हैं। एंड मेटल आर सेड टू बी अ सोनोरस, यानी कि जिसमें साउंड में, जिस भी मेटल में सोनोरिटी होती है उस मेटल को हम सोनोरस कहते हैं। ठीक है, जिस भी मेटल में क्या होता है? सोनोरिटी। जैसे कि अब ये मेरे पास एक स्टील की बोतल है, इसको अगर मैं जमीन पे गिराऊंगा तो ये बताओ ये मेटल है या नॉन मेटल है? ये मेटल है। अगर मैं इसको जमीन पे गिराता हूं तो कैसा साउंड देगा? रिंगिंग साउंड देगा। तो ये एक सोनोरिटी हो गया। और ये मेटल कैसा है? ये सोनोरस है। ठीक है, मेटल कैसा है? ये सोनोरस है। अच्छा, इसी में देखिए ये मेटल एक थिन शीट के रूप में बदला होगा और तब जाके हमने एक शेप दिया होगा। तो यानी कि इसमें क्या डक्टिलिटी है? क्या मेलिबिलिटी भी है क्या इसमें? मेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बताइए। बताइए डक्टिलिटी। अच्छा, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, और डक्टिलिटी में तार बना दे, है ना, और मेलिबिलिटी में सीट बना देते हैं। तो क्या इसको तार बनाया गया है? नहीं। क्या बनाया गया है? शीट बनाया गया है। तो मेलिबिलिटी या डक्टिलिटी? क्या डक्टिलिटी नहीं है इसमें? क्या सोनोरस है? बताइए सोनोरस है कि नहीं है? क्योंकि हर एक मेटल में क्या होता है? सोनोरस होता है। ठीक है। अच्छा, इसको अब हिंदी में भी देख लेते हैं कैसा है हमारे पास। देखिए, क्या आपने कभी उसमें आवाज पर ध्यान दिया है जो तब पैदा होती है जब कोई धातु, चम्मच या धातु की प्लेट या धातु का सिक्का जमीन पर गिरता है? अक्सर आपके घर में किचन में कोई प्लेट गिर जाती होगी, बहुत तेज आवाज करता है। आप उसको आवाज को जल्दी से जल्दी बंद करना चाहते हैं ताकि मम्मी आपके ऊपर बेलन लेके ना मारने आ जाए, है ना। तो जरूरी होता है भैया बंद, आवाज को बंद करें, वरना बेलन लेके तुरंत मारने आ जाएंगे। हम क्या करते हैं? उसको जल्दी से जल्दी उसको पैर से दबाने की कोशिश करते हैं, दब जाएगी, या तो उसके ऊपर कूद जाते हैं। क्योंकि हम कैसे हैं? हम नॉन मेटल हैं। हम गिरेंगे तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन अगर थरिया गिर गया तो बहुत तगड़ा आवाज आएगा। देखिए, धातु का वह गुण जो उसे गूंजने वाली आवाज पैदा करता है, धातु का वह गुण जो उसे गूंजने वाली आवाज को पैदा करता है और उसको सक्षम बनाता है, वो सोनोरिटी कहलाता है। और जिन धातु में स्वभाव होता है उसको सोनोरस कहते हैं। सोनोरिटी यानी कि आवाज को सोनोरिटी कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं अब आगे क्या है हमारा। ठीक है, अगला है क्या है? कंडक्शन, और क्या है? कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में। यानी कि अगर हीट कैसा है, क्या हीट ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है। आपने इसका जीता जागता एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसा होता है। आपने घर में अगर कभी खाना बनाया होगा, अगर कढ़ाई में चिमचा छोड़ दिया होगा तो कुछ देर बाद वो चिमचा भी गर्म हो जाता है। वजह क्या होती है? हीट उस चमचे के सहारे ऊपर की तरफ आ गई है। और इसी में आपने दूसरे एंड पे देखा होगा कि जो चिमचा, अगर लकड़ी का चिमचा है तो वो गर्म नहीं होता है। वजह क्योंकि हीट उसके सामने उसके बाद ट्रांसफर नहीं हुई है। यानी कि हीट का ट्रांसफर अगर हो रहा है, यानी कि मेटल में हीट का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन नॉन मेटल में हीट का ट्रांसफर नहीं होता। देखें, हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेसल यूज इन द कुकिंग इन द किचन? ठीक है, यू हैव नोटिस दैट द वेसल इज यूज्ड टू द हीटिंग आर मेड फॉर मेटल। कैन यू नेम सम मेटल दैट कैन यू यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल? यानी कि बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो व्हाई दीज मेटल आर यूज फ्रॉम दिस पर्पस? हम इसको किस पर्पस से इस्तेमाल करते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट द मेटल स्पून इज हॉटर टच देन द वुडन स्पून। यानी कि आप लकड़ी के स्पून को टच कर लो या फिर एक मेटल के स्पून को टच कर लो, गरम कौन लगेगा? मेटल वाला गरम लगेगा। इवन दो बोथ स्पून आर इमर्ज इन वाटर if same temperature and for this some time this so that the heat transfer throughout the metal spoon। यानी कि अगर हम उसे गर्म पानी में डुबो कर रखते हैं तो बाद में थोड़ी देर बाद वो चम्मच भी कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। मेकिंग हॉटर इट contrast the wooden spoon in the transfer heat poorly in such case that the transfer of heat from the one point to another point of metal are called conduction। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कैसा? कहाँ गया?
ये रहा, इन सच केस द ट्रांसफर ऑफ हीट देखिए, इन सच केस जब हीट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर हो जाता है, जब हीट किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जब ट्रांसफर हो जाता है ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड कंडक्शन, यानी कि उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। एंड मटेरियल दैट ट्रांसफर हीट आर कॉल्ड कंडक्टर, यानी कि हीट को जो ट्रांसफर का जो मेटल होगा वो क्या कहलाया, कंडक्टर कहलाया, और जिसमें ट्रांसफर हुआ वो कंडक्शन कहलाया। ठीक है, देखें, क्या आपने कभी रसोई में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों पर गौर किया है? आपने शायद ध्यान दिया होगा कि गर्म करने वाले के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन धातुओं के बने होते हैं। जो कुछ गर्म करने वाला सामान होगा या कुछ उबालने वाला सामान होगा, खाना बनाने वाला सामान होगा, किससे मिलकर बना होता है, मेटल से मिलकर बना होता है, बने होते हैं। क्या आप कुछ ऐसे धातुओं का नाम बता सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम खाना पकाने के बर्तन के रूप में किया जा सकता है? कॉपर का करते हैं, एल्युमिनियम का करते हैं, आयरन का करते हैं। बेसिकली जनरली इन तीन चीजों का इस्तेमाल होता है, बनाने के लिए कुछ ही बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का इस्तेमाल इन काम के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। आपने शायद देखा होगा कि धातुओं का चम्मच लकड़ी की चम्मच की तुलना में छूने पर ज्यादा गर्म लगता है, भले ही दोनों चम्मच को एक ही तापमान वाले पानी और एक ही समय में डूबे रहे हों। इससे पता चलता है कि गर्मी धातुओं के चम्मच से होकर गुजरती है। गर्मी जो होती है धातुओं के चम्मच से होकर गुजर जाती है, जिससे वह ज्यादा गर्म हो जाती है। इसके विपरीत लकड़ी की चम्मच गर्मी को ठीक उसको आगे बढ़ने नहीं देती है। ऐसे मामले में किसी पदार्थ का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गर्मी का स्थानांतरण, यानी कि एक पॉइंट से गर्मी अगर दूसरे पॉइंट पर चली जाती है, अगर एक पॉइंट से गर्मी दूसरे पॉइंट पर अगर चली जाती है तो क्या करें, गर्मी का स्थानांतरण को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो पदार्थ गर्मी को आगे पहुंचाते हैं उन्हें कंडक्टर कहते हैं। जो आगे पहुंचाते हैं उनको कंडक्टर कहते हैं और इन्हीं को कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑन यू कैन से दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हम इन सब बातों से क्या बता सकते हैं, मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वेयर एज वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लकड़ी होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि लकड़ी में हीट ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन मेटल में हीट ट्रांसफर हो जाता है। वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई मोस्टली मेटल वेसल आर यूज्ड फॉर मेकिंग एंड देयर हैंडल आर मेड फॉर वुड, यानी कि जो बर्तन बनाया जाता है वो तो मेटल का होता है, लेकिन जो बर्तनों को पकड़ने के लिए बनाया जाता है वो नॉन मेटल का होता है, यानी कि वो लकड़ी का हो सकता है, किसी प्लास्टिक का हो सकता है, वो नॉन मेटल का होगा। ठीक है, और अदर मटेरियल दैट नॉट टू कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि वो हीट का कंडक्टर नहीं होता। यू विल बी लर्न अबाउट दिस इन दिस चैप्टर, हीट ट्रांसफर इन नेचर। ठीक है, देखिए, अवलोकन के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। धातुओं में ऊष्मा चलती है लेकिन अधातु में ऊष्मा नहीं चलती। ऊष्मा को ही क्या कहा जाता है, हीट कहा जाता है। ठीक है, चालक होती है। हम सब समझ सकते हैं कि खाना बनाने के लिए ज्यादातर धातुओं को बर्तन के रूप में किया जाता है। खाना बनाने के लिए हम ज्यादातर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए हम जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, तो धातुओं से मिलकर बने होते हैं। उनके हत्थे जो होते हैं लकड़ी या अन्य ऐसी सामग्री से बने होते हैं जो ऊष्मा के चालक नहीं, जिसमें ऊष्मा चलती नहीं है। ठीक है, और क्या है, आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण नामक अध्याय में और इसको बढ़िया तरीके से आप पढ़ेंगे किस प्रकार से हीट का ट्रांसफर होता है। और देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस प्रकार से हमने ये देखा कि मेटल में जितने मेटल होते हैं उनमें हीट ट्रांसफर हो जाती है, तो आप अब ये भी देखेंगे कि मेटल में जितने ही मेटल होते हैं उसमें कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। जिन मेटल में इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है, जिन मेटल में आपका क्या लगता है इलेक्ट्रिक करंट, जिनको छूने पर आपको इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, या फिर जिनमें इलेक्ट्रिक ट्रांसफर हो जाती है
वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो वो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। सीधा इसको देखते हैं। क्या आपने अपने किसी इलेक्ट्रिशियन को पेचकस इस्तेमाल करते हुए देखा है? भैया इलेक्ट्रिशियन का पेचकस देखा है, ठीक है। इसे हैंडल को बनाने के लिए किस तरह के सामग्री का इस्तेमाल किया गया होगा? जो हैंडल होता है बेसिकली वो प्लास्टिक का होता है, और जो उसका जो स्क्रू ड्राइवर होता है जिससे वो नट को कसता है वो किसका होता है? वो मेटल का होता है, ठीक है। कि आप यह देखा होगा कि काम करते समय इलेक्ट्रिशियन रबर के दस्ताने और जूते पहनते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है कि वो हाथों में रबड़ के दस्ताने और पैरों में भी रबड़ के जूते पहनते हैं? देखिए, यू हैव ever seen the electrician using a screwdriver? What type of material is used for making of handle? यानी कि मेकिंग इट्स हैंडल, यानी कि जो उसका जो हैंडल बना होता है वो किस मटेरियल का मिलकर बना होता है? You may have also noticed that the electrician wearing the rubber gloves and the shoes while working that can be they are the reason for it। यानी कि उसका क्या रीजन हो सकता है इसको पहनने का, कि वो रबड़ के ग्लव्स क्यों पहनता है, वो जो शूज पहनता है वो रबड़ के क्यों पहनता है, इसका क्या कारण हो सकता है? जो पेचकस इस्तेमाल करता है वो रबड़ का क्यों होता है? इन चीजों के बारे में देखते हैं अब क्या होता है। देखिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर मेक अ बल्ब ग्लो। देखिए क्या क्या चीजें उसने कहा है? एल्युमिनियम को देखने के लिए कहा है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। मेक द बल्ब ग्लो वेयर एज अ सल्फर। देखिए, यानी कि इस कंडीशन, देखिए क्या होता है कि जब हमने एल्युमिनियम को, हमने आयरन को, हमने कॉपर को, हमने इनका इस्तेमाल जब किया तो हमारा बल्ब कैसा हो गया? ग्लो कर गया। हमने बल्ब वाले चैप्टर में पढ़ा था किस प्रकार से जो उसके जो दो एंडिंग पॉइंट होते हैं उसको हम बनाते हैं। तो इस केस में तो हमारा क्या हो गया? बल्ब ग्लो कर गया। लेकिन जब मैंने क्या लिया? सल्फर लिया, मैंने कोल लिया, मैंने लकड़ी लिया, मैंने स्टोन लिया, मैंने इरेजर लिया, मैंने नायलॉन लिया, इस केस में वो ग्लो नहीं करा, नॉट ग्लो। यानी कि इस केस में क्या करा? वो ग्लो नहीं करा। डू यू सी एनी टाइप ऑफ पैटर्न इन दिस फॉलोइंग ऑफ बल्ब व्हेन यूजिंग ऑफ द मटेरियल इन अ एक्टिविटी? It observed that the all material that make the bulb glow are metal। यानी कि जिस भी कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा, जिस भी कंडीशन में मेटल कैसा, यानी कि बल्ब हमारा ग्लो करेगा वो क्या होगा? मेटल होगा। और जिसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा वो नॉन मेटल होगा। जब बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि हम अगर दो वायर लें, एक मैंने कॉपर की वायर ली और एक मैंने प्लास्टिक की वायर ली, बताइए हमारा बल्ब ग्लो किस में करेगा? कॉपर के। क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हमारा प्लास्टिक की वायर में ग्लो क्यों नहीं करा? क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। मटेरियल दैट्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू आउट द आइटम इजिली। यानी कि वैसे वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजिली अलाउ कर देते हैं। आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में जाने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। द कंडक्टर ऑफ मटेरियल दैट प्रिवेंट द बल्ब फ्रॉम द ग्लोइंग बाय नॉट अलाउइंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू आउट देम आर कॉल्ड द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि वैसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं, ठीक है। और क्या है? ऑन द स्क्रू ड्राइवर्स आर द रबर और ग्लव्स प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जो ग्लव्स होते हैं, जो शूज होते हैं, ये इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं। क्योंकि ये सब कैसे होते हैं? ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और एक चीज आपको और बता, जितनी भी गैसें होती हैं इस दुनिया में, जितने भी टाइप की गैस हैं सारी की सारी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कोई सी भी गैस में इलेक्ट्रिक ट्रांसफर नहीं होती है। जितनी भी टाइप की क्या है, जितनी भी टाइप की दुनिया में गैसें हैं सब कैसी हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल आयरन। क्या होता है जब, देखिए इफेक्ट ऑफ क्या होता है? जब हवा में और पानी में, जब हवा में और पानी में क्या डालते हैं हम? आयरन को डालते हैं, तब उसके साथ क्या रिएक्शन होती है?
ठीक है, क्या चीजें पढ़नी है? इफेक्ट ऑफ, क्या क्या इफेक्ट करना है जब हवा में और पानी में, किसको डालना है? हमें आयरन को जब डालना है तो आयरन के साथ क्या इफेक्ट होते हैं, हम इन चीजों के बारे में ही देखते हैं। देखिए, लेट्स अस एक्सपेरिमेंट, एक हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है जब हम पानी में डाल रहे हैं, पानी में या फिर हवा में डाल रहे हैं किसको? मेटल को। और मेटल कैसा होगा? मेटल होगा हमारा, देखिए आप तीन देखिएगा, ये बीकर नंबर 1 है, ये आपका ये 2 है, ये बी है और ये सी है। आप तीनों में देखिएगा। अच्छा, आपने वो चीज देखी है, अब जो प्रीमियम क्वालिटी के बैग आते हैं या फिर अब सभी में एक स्लाइन टाइप का होता है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर क्या होता है? सिलिका जेल, स्लाइन टाइप होता है, सिलिका जेल होता है, पैकेट में होता है, उसको खाने वो क्या करता है, हम पानी को एब्जॉर्ब यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखता है ना, जूते के अंदर, चाहे आपको जो नहीं जो आप जितनी भी तुम बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदोगे उसमें सब चीजों में वो आता है, वजह वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लगता है। तीनों को देख लीजिएगा, देखिए क्या है, ये आपको खाली दिख रहा है ना, इसमें क्या डाल दिया गया है? सिलिका जेल डाल दिया गया है। उसके बाद क्या है? आयरन नेल है, और ये क्या है? एक थ्रेड है, थ्रेड यानी कि एक धागा है। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या डाल दिया गया है? एक आयरन नेल डाल दी, यानी कि कील डाल दी गई है, और सबसे नीचे क्या डाल दिया गया? सिलिका जेल डाल दिया गया है। अच्छा, ये सिलिका जेल क्या काम करेगा? इसमें जितनी भी हवा होगी सबको खींच लेगा ये। अच्छा, धागे को ऊपर बांध रखा है ताकि इसको ऊपर नीचे से कर सकते। इसमें देखिए क्या है, सबसे नीचे क्या है? पानी, बीच में क्या है? आयरन नेल, पानी के ऊपर क्या है? ऑयल, और उसके ऊपर क्या है? एक थ्रेड, यानी कि कील किससे बंधी है? उससे बंधी हुई है। इसके बाद देखते हैं, पानी है सबसे नीचे, आधा डूबा हुआ है, ये कैसा है? आधा डूबा हुआ है। उसके बाद आयरन नेल है और इसके ऊपर क्या है? एक थ्रेड बंधा हुआ है। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। क्या है एक्सपेरिमेंट हमारा? देखिए, कुछ चमकदार लोहे की कीलों को ले, कैसी लेनी है कील? हमें चमकदार लेनी है, जो चमकदार हो। अगर आप पुरानी कीलों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पक्का कर लें कि आप उनके ऊपरी हिस्से से भूरे रंग की परत को हटा दें। या तो नई कील ले लो, या फिर अगर पुरानी कील है तो उसके ऊपर जो भूरे रंग की परत है उसको हटा देना है। इसके लिए आप रेगमाल के छोटे टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको रगड़कर साफ कर दो। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? 3 साफ सूखी कांच की बोतलें ले या टेस्ट ट्यूब ले। हमने अपने केस में क्या लिया था? बोतल ली थी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लैब में, साइंस लैब में टेस्ट ट्यूब मिल जाता है। उन पर ए, बी और सी मार्क करें। देखिए जिस प्रकार से हमने ए, बी और सी मार्क कर रखा है। और देखते हैं क्या, अच्छा का एक लेबल लगाएं। 3 लोहे की कीलें लें और हर कील को एक धागे से बांध दें। देखिए हमने भी हर एक कील को अपने अपने धागे से बांध रखा है। चलिए और देखते हैं। ठीक है, कांच, देखिए कांच की बोतल ए में एक लोहे की कील लें और थोड़ा सा सिलिका जेल डालें और ढक्कन या डाट को कसकर बंद कर दें ताकि उसमें हवा ना जाए। ठीक है, सिलिका जेल क्या काम करता है? हवा को सूखा रखता है। सिलिका जेल क्या काम करता है? हवा को सूखा रखता है। और यह वह पदार्थ है जिसका इस्तेमाल कुछ दवा की बोतलों, पानी की बोतलों, जूते के डिब्बे वगैरह में छोटे छोटे पैकेटों के रूप में किया जाता है ताकि वो उन्हें सूखा रख सके, उसमें वो गीला ना हो, जरा सा भी गीला ना हो। अगर गीला हो गया तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सिलिका जेल का इस्तेमाल किस लिए होता है? चीजों को सूखा रखने के लिए। आगे देखते हैं, कांच की बोतल बी में एक लोहे की कील डालें। इसमें ताजा उबला हुआ और ठंडा किया हुआ पानी डालना है। फ्रेश वाटर डालना है, ऐसे नहीं ठंडा डाल दें, उसको उबालना है, उसको ठंडा करके फिर डालना है। ठीक है, इसमें घुली हुई गैसों को निकालने के लिए हमें उसको गर्म करना है। उसमें जितने भी टाइप की गैस होगी उसको निकालने के लिए क्या करना है? उसको गर्म करना है। अच्छा, तब तक डालें जब तक कि लोहे की कील को पूरी तरीके से उस पर डुबो ना दिया जाए। और पानी कब तक डालना है? जब तक पूरी कील पानी के अंदर ना डूब जाए। अब पानी के सतह पर एक परत बनाने के लिए थोड़ा सा तेल डालें। सबसे नीचे क्या रहेगा? पानी, उसके ऊपर क्या डालेंगे? तेल, एक लेयर बना देंगे तेल की। ठीक है, पानी के सतह पर तेल की परत हवा के पानी को घुलने से रोक देगी। पानी में हवा ना घुले इसके लिए ऊपर क्या लगा देना है? तेल। तेल एक प्रकार का ढक्कन का काम कर रहा है। तेल एक प्रकार क्या काम कर रहा है? ढक्कन का काम कर रहा है ताकि पानी और हवा का संपर्क ना हो। ठीक है, अब कांच की बोतल सी लेन में एक लोहे की कील डालें, थोड़ा सा पानी डालें ताकि लोहे की कील आधी डूबी रहे। इसमें क्या करना है? आधी डुबोनी है।
इस कांच की बोतलों को बिना ढक्कन या डाट को खुला छोड़े रहेंगे, इनको छोड़ दें, उसको खुला छोड़ देना है। इसमें लोहे की कील और पानी और हवा दोनों के संपर्क में जैसा कि आपको दिखाया गया है। देखिए आप इसमें देखें, ए में ढक्कन लगा हुआ दिख रहा है, सबसे नीचे क्या है आपका सिलिका जेल, दूसरे में क्या है ये पानी है, ऊपर क्या है एक तेल है और ऊपर ढक्कन ये फिर भी बंद है। तीसरे में क्या है पानी है, कितना पानी है थोड़ा पानी है, आधी कील ऊपर डूबी हुई है और आधी खुली हुई है, और ढक्कन में कैसा है खुला हुआ है। ठीक है, अब देखिए सभी कांच की बोतलों को कमरे के तापमान में बिना हिलाए डुलाए कितने दिन तक रख देना है, 8 से 10 दिनों तक होने पे बदलाव को अब चेक करना है कि बदलाव किस प्रकार का हो रहा है। ठीक है, इट्स ऑब्जर्व द ग्लास बॉटल ए एंड बी दैट आयरन नेल्स इज नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट। हम ए और बी की बोतलों पर देखेंगे कि जो नेल है उस पर किसी, जो कील है उस पर किसी भी प्रकार का ब्राउन का डिपॉजिट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। What does this observation indicate? The indicate that brown deposit or discoloration on the iron nails is not developed when the iron nails is kept in dry air alone, bottle A, or water alone B. However, in glass bottle C, the iron nail shows the presence of brown deposit. हमने क्या देखा, जो आयरन जो बॉटल सी होगी उसके ऊपर क्या हो गया ब्राउन डिपॉजिट हो गया है। This indicate that the presence of both water and air is the essential for the these of deposit for the develop, यानी कि उसको पानी और हवा दोनों ही जरूरत थी उसको उसके ब्राउन डिपॉजिट होने के लिए। This moisture air responsible for the development of the brown deposit on the object made for iron. This brown deposit is called a rust. यही जो brown deposit क्या हुआ है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग रस्ट कहते हैं। ठीक है, जंग कहते हैं, इंग्लिश में हिंदी में इसको जंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रस्टिंग। रस्ट क्या होता है, जब किसी भी आयरन के ऊपर जो ब्राउन टाइप का आपको शेड कल कुछ दिखेगा वो क्या होता है रस्ट होता है, और इसके बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं रस्टिंग कहते हैं। देखें कांच की बोतल ए और बी में यह देखा जा सकता है कि लोहे की कीलों पर कोई भूरा रंग का जमाव नहीं दिखता। वह अवलोकन को क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि लोहे की कीलों पर भूरा जमाव या रंग बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक लोहे की कीलों को केवल सूखी हवा या केवल पानी की बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि पानी पैक है, बिल्कुल हवा नहीं है उसमें। हालांकि कांच की बोतल सी में लोहे की कील पर भूरा जमाव दिखाई देता है, यह दर्शाता है कि इस जमाव से बनने के लिए पानी और हवा दोनों की उपस्थिति आवश्यक है, यानी कि जंग लगने के लिए केवल हवा ही नहीं जरूरी है, पानी भी जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार लोहे से बनी धातुओं पर भूरा जमाव बनने के लिए नम हवा जिम्मेदार है। कैसी हवा जिम्मेदार है भाई, नम हवा जिम्मेदार है। इस भूरे जमाव को जंग कहते हैं। ये जो भूरा जमाव हुआ इसको क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। लोहे से बनी वस्तुओं पर जंग लगने की प्रक्रिया को जंग लगना या रस्टिंग कहते हैं। जो यानी कि लोहे के ऊपर जो आप ब्राउन ब्राउन टाइप देखोगे क्या होगा, वो जंग देखोगे, और इसको बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जंग लगना या फिर रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, मैनी अदर मटेरियल्स आर आल्सो exhibit a discoloration when the kept when open the atmosphere. How have you noticed that the formation of the green coating on the surface on the copper? जब हम कॉपर को हम जब खुला छोड़ देते हैं, जब हम कॉपर को खुला छोड़ देते हैं उसके ऊपर कौन सी कोटिंग जम जाती है भाई, ग्रीन कोटिंग जम जाती है। जब हम किसी कॉपर को खुला छोड़ देते हैं उसके ऊपर कैसी कोटिंग, ग्रीन कोटिंग जम जाती है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ब्लैक कोटिंग और द सरफेस ऑफ सिल्वर, और सिल्वर के ऊपर कैसी कोटिंग जम जाती है, ब्लैक कोटिंग। जैसे कि जो हम चांदी होती है पाजेब वगैरह कैसी हो जाती है, काली हो जाती है, यानी कि चांदी काली हो गई है, उसके ऊपर एक कोटिंग जम गई है, उसके ऊपर एक कोटिंग जम गई है। चांदी काली नहीं होती, उसके ऊपर एक कोटिंग जम गई है। कॉपर काला नहीं होता, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग एक जम गई है। ठीक है, और देखते हैं और क्या चीज है। देखिए, जब कई अन्य धातु के साथ भी खुले वातावरण में रखा जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। क्या आपने कभी तांबे की वस्तु के सतह पर हरे रंग की परत देखी है, चांदी की वस्तुओं पर काले रंग की सतह परत बनते हुए देखा है? बिल्कुल देखा है। हवा, पानी या अन्य पदार्थों के कारण धातुओं की सतह पर धीरे धीरे खराब होना। देखिए, कोई भी मेटल होगा जब उसके ऊपर हवा और पानी संपर्क में रहेंगे तो धीरे धीरे वो मेटल खराब
होगा, और इसी मेटल के खराब होने को कहते हैं कोरोजन। ठीक है, कोई भी जैसे कि आपके छत पर कोई आयरन की रॉड रखी होगी, धीरे धीरे उसके ऊपर जंग लगेगा, और जंग धीरे धीरे उस मेटल को कैसा रहेगा, खाता रहेगा, और जो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कोरोजन कहते हैं, हिंदी में संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कुछ और नहीं होता, मेटल का सड़ना। जैसे कि कोई लिविंग चीज जब सड़ती है तो उसको हम किण्वन कहते हैं, लेकिन जब मेटल सड़ता है, मेटल जब सड़ता है तो क्या कहलाता है, वो कोरोजन कहलाता है। जब मेटल सड़ता है तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, सब्सटेंस दैट बिहेव आर डिफरेंट फ्रॉम द मेटल इन एयर एंड वाटर, यानी कि अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग मेटल जो होते हैं वो पानी के साथ और हवा के साथ अलग अलग बिहेव करते हैं। जैसे कि मेटल तो जंग लगा देगा, लेकिन और भी चीजें होती है, ऐसा नहीं कि आयरन है, कॉपर है, यही मेटल है। हमारे अर्थ पे बहुत सारे मेटल होते हैं जो पानी और हवा के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। देखिए, सब्सटेंस लाइक अ सल्फर एंड फास्फोरस, देखिए कैसा सब्सटेंस, सल्फर और फास्फोरस, a difficulty with the air and water in the metal, phosphorus is a store in a water is a cast in। अच्छा, फास्फोरस जो होता है ये बहुत जल्दी ही इसको स्टोर कर रखना बहुत टफ होता है, बहुत जल्दी फायर पकड़ लेता है। आपको इसको हिंदी में दिखाता हूं कैसा है। देखिए, सल्फर और फास्फोरस जैसे पदार्थ हवा और पानी के साथ धातुओं के अलग सतह पर व्यवहार करते हैं। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि जब वो हवा के संपर्क में आता है तो इसमें आग लग जाती है। कैसा है, देखिए फास्फोरस को पानी में ही डुबो कर रखना है, हवा में निकाल दो उसमें आग लग जाएगी। फास्फोरस एक ऐसा मेटल होता है जो पानी में रखेंगे तो ठीक है, और जैसे ही वो हवा में आया तो आग लग जाएगी। ठीक है, रखा तब तक वो हवा के संपर्क में आता है तो उसमें आग लग जाती है। वे पदार्थ आमतौर पर नरम होते हैं, और ये कैसे होते हैं, ये नरम होते हैं, जबकि मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। दिखने में वो फीके रंग के होते हैं। ये इसमें क्या होती है, आघातवर्धता होती है, और ना ही इसमें तन्यता होती है। इसमें मैलिबिलिटी नहीं होती और डक्टिलिटी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये मेटल हैं। और ना ही तन्य और ध्वनि उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये ऊष्मा और बिजली के कुचालक भी होते हैं। ये कह रहे हैं कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये मेटल हैं। इन्हें अधातु कहा जाता है। इनके ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं, और बेसिकली ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है, ऑक्साइड कहा जाता है। यानी कि जिस भी चीज के नाम के आगे ऑक्साइड लिख गया वो कैसा नेचर हो जाते हैं, वो अम्लीय प्रवृत्ति, यानी कि वो एसिटिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, ये एसिटिक है। तो वही चीज लिखा है, यानी कि आप देखोगे फास्फोरस, तो फास्फोरस कैसा होगा, मेटल है कि नॉन मेटल है, ये एक प्रकार का क्या दिखाएगा, ये एक नॉन मेटल दिखाएगा। ठीक है, देखे आपको सारी चीजें इसमें देखे, फास्फोरस में कैसी चीजें दिखेंगे, सारी की सारी ही नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी दिखेगी। कैसे देखें, फास्फोरस को जब पानी में रखा जाता है तब वह हवा के संपर्क में आता है और इसमें आग लग जाती है। यानी कि फास्फोरस को हमें किसमें डुबो कर रखना है, पानी में डुबो कर ही रखना है। ये पदार्थ आमतौर पर नरम होते हैं, जबकि मेटल हार्ड होते हैं, और दिखने में फीके होते हैं, जबकि दिखने में कैसे होते हैं, डार्क होते हैं। इनमें आघातवर्धता होती है, यानी कि इसमें आघातवर्धता होती है, और ना ही तन्यता होती है, यानी कि ना तो डक्टिलिटी होती है, ना ही इसमें मेलिबिलिटी होती है, और ना ही ये धानी के, ना इनमें सनोरस होता है। ये ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। और ऐसी चीजें जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, इनमें क्या होता है, ये नॉन मेटल होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये ऑक्साइड प्रवृत्ति के होते हैं। यानी कि इनके नाम के आगे क्या लगा होता है, बेसिकली जिसके भी नाम के आगे ऑक्साइड लगा होगा वो कैसा होगा, वो अम्लीय होगा, वो एसिटिक होगा। ठीक है, जैसे कि कुछ अन्य धातु होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, मैंने कहा ना जितनी भी गैस होंगी सारी कैसी होगी, नॉन मेटल होगी। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या हो गए, ये नॉन मेटल होंगे। देखिए, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया और कागज हो गया, ये भी धरती पे क्या है, कुछ ना कुछ मटेरियल है। जैसी सामग्री के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, ये अलग बिल्कुल चीजें हैं। इन सामग्री को धातुओं और अधातुओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तत्व ही नहीं होते हैं। ये ना एलिमेंट होते हैं और ये ना ही ये तत्व होते हैं, ना ही ये एलिमेंट होते हैं और ना ही किसी प्रकार के तत्व होते हैं। ये एक प्रकार के बिल्कुल एक कंपाउंड टाइप काम करते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर इन अदर मेटल, यानी कि हवा क्या है, हवा
और पानी किस प्रकार से दूसरे मेटलों के साथ रिएक्ट करते हैं? हवा और पानी का। सोडियम इज अ मेटल विच इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, यानी कि सोडियम एक प्रकार का क्या है? मेटल है, लेकिन ये किस में डुबो कर रखा जाता है? कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। मुझे बताओगे कि पानी में किसको डुबो कर रखा जाता है? फास्फोरस को किसमें डुबो कर रखते हैं? पानी में। अगर हवा में, क्योंकि हवा के साथ बहुत जल्दी वो रिएक्ट कर जाता है। फास्फोरस मेटल होता है कि नॉन मेटल? फास्फोरस एक नॉन मेटल होता है, लेकिन सोडियम क्या होता है? मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? सोडियम एक मेटल होता है, लेकिन इसको डुबो कर किसमें रखते हैं? कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं, बिकॉज इट इज रिएक्ट बहुत जल्दी ही विद ऑक्सीजन, यानी कि किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी ही रिएक्ट कर जाता है, और पानी के साथ, ये पानी और ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी ही रिएक्ट कर जाता है। अ लॉट ऑफ हीट जनरेट, और रिएक्शन करने के बाद ये सबसे ज्यादा क्या देता है? वो हीट को जनरेट करता है इन द रिएक्शन, यानी कि जब वो देखिए, जब सोडियम हवा के साथ या पानी के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या देता है? ये हीट प्रोड्यूस करता है। हीट यानी कि ऊष्मा देता है, गर्मी देता है, और इसी वजह से इसको सुरक्षित रखने के लिए, और कैरोसिन के तेल में दोनों ही नहीं होता, ना तो उसमें पानी होती है ना ही उसमें हवा होता है, इसी वजह से वो कैरोसिन के तेल में उसको डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, अच्छा ये क्या काम करता है? चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू अ ब्लू लिटमस पेपर, ये चेंज कर देता है बेसिक, और ये कैसा होता है? बेसिकली नेचर के होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर के होते हैं। रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ये ब्लू लिटमस पेपर को कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जनरली ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, जैसे कि अगर मेटल है, देखिए अगर जैसे कि जिंक है, आयरन है, अगर आप इसको जनरल फॉर्म में देखोगे तो ये तो एसिड होते हैं, टेस्ट कैसा होगा इनका? खट्टा होगा, एसिड बेसिस सॉल्ट में हमने पढ़ा था। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन हो गया तो ये ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे कि जिंक को अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, अगर हम किसी आयरन को ऑक्सीजन तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, लेड को मिलाएंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा। उसी प्रकार से अगर किसी भी मेटल के साथ अगर ऑक्साइड मिला देते हैं तो कैसे नेचर का हो जाता है? वो बेसिक नेचर का हो जाता है, और बेसिक नेचर में क्या करता है? वो फिर रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देखिए मेटल एंड नॉन मेटल आर सब कैटेगरीज। मेटल और नॉन मेटल कैसे होते हैं? ये सब कैटेगरीज होती है ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट की दो कैटेगरी होती है, एलिमेंट की दो कैटेगरी होती है, जिसको एक को क्या कहते हैं हम लोग? मेटल कहते हैं, और दूसरे को नॉन मेटल कहते हैं। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू अ सिमिलर सब्सटेंस, यानी कि हम इसको छोटे, और एक तो खुद वो छोटा होता है, उसको हम और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रेजेंटली 118 एलिमेंट आर नोन, यानी कि हम इस धरती पर कितने एलिमेंट को जानते हैं? 118 एलिमेंट को जानते हैं। ठीक है, दिस एलिमेंट आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि किसी भी चीज को बनाने के लिए बेसिक बिल्डिंग, सबसे मिनिमम, सबसे छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? एलिमेंट कहते हैं। ऑल मैटर सम आर नेचुरली, यानी कि बहुत सारी चीजें हम कैसी मिलती हैं? नेचुरल में, यानी कि बहुत सारी चीजें हमें नेचर से मिलती हैं, और बहुत सारी चीजों को हम कहाँ बनाते हैं? लैब में बनाते हैं। ठीक है, मेड इन लेबोरेटरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट, वो धरती पे तो नहीं मिलते, लेकिन हमें उसको बनाते हैं कहाँ पर? लेबोरेटरी में, इन अ नेचर। डू विल स्टडी मोर अबाउट द एलिमेंट फॉर हायर, यानी कि आप अपनी बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप इनके बारे में और सीखोगे किस प्रकार से और भी एलिमेंट हमारे मिलते हैं। तो धरती पर कितने टाइप के एलिमेंट हमें डिस्कवर हो चुके हैं? 118 टाइप के एलिमेंट हमें मिल चुके हैं, और कुछ को हम देखते हैं, कुछ को तो धरती से मिल जाते हैं, और कुछ को हमें लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है। आर नॉन मेटल असेंशियल इन एवरीडे लाइफ, क्या नॉन मेटल जरूरी है हमारे लिए? हमारे डेली रूटीन को फॉलो करने के लिए क्या नॉन मेटल जरूरी है? उस चीज को देखते हैं कितना जरूरी है। देखिए, हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, क्योंकि जितनी भी टाइप की गैस होती है सब किसमें होती है? नॉन मेटल होती है, विच इज नॉन मेटल। ठीक है, विदाउट इट शुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर यूज ऑफ ऑक्सीजन, क्या हम ऑक्सीजन का और भी तरीके से इस्तेमाल देख सकते हैं? तो बड़ी बड़ी लोहे की सीट को काटने के लिए गैस कटर मशीन आती है, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कार्बन इज असेंशियल ऑफ एवरीडे लाइफ,
कार्बन भी यानी कि कार्बन जो होता है वो भी हमें डेली यूज में काम आता है। कैसा होता है, बिल्डिंग को असेंशियल फॉर एवरी, बिकॉज इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ फॉर्म, यानी कि हमारे जिंदगी को चलाने के लिए, हमारे डेली लाइफ को परफॉर्म करने के लिए हमें कार्बन की बहुत ज्यादा ही चीजों की जरूरत पड़ती है। कार्बन क्या होता है, जिनको भी या तो दिखने में जो काला हो या फिर जिनको जलाने पर आपको काला हो जाए, वो उस समय क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। 99% चीजों में, धरती के 99% चीजों में कार्बन पाया जाता है। हम सब भी कार्बन से ही बने हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट which are necessary for growth and energy. Nitrogen is a use of the manufacturing factories and other chemicals. It can be essential nutrients for the growth of plant. जितने भी टाइप की गैसें होती हैं, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, जितने भी टाइप की गैसें होती हैं, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, जितनी भी चीजें आपके नॉन मेटल है वो बहुत ज्यादा ही हमारे डेली लाइफ में असेंशियल हो जाती है, ठीक है। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, देखिए क्लोरीन इज अ नॉन मेटल कॉमनली यूज टू वाटर प्यूरिफाई। हम वाटर प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन इज नॉन मेटल इज अप्लाइड ऑफ द वंडर्स वाउंडेंट्स एंड यानी कि एंटीसेप्टिक बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने के लिए, यानी कि किसी बीमारी का इलाज करने के लिए, अदर यानी कि और भी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए, जितनी भी क्रीमें बनाई जाती है उनका बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। और आयोडीन कैसा होता है, एक प्रकार का नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो ये आपकी थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हमने मेटल के बारे में ये भी चीज देख लिया कि मेटल क्या चीज होती है, मेटल की सारी प्रॉपर्टी को देख लिया, किस प्रकार से नॉन मेटल बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, पानी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, मेटल हमारे लिए क्यों जरूरी है, नॉन मेटल हमारे लिए क्यों जरूरी है। कुछ मेटल के बारे में हमने पढ़ा कि बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ बिल्कुल लो रिएक्टिव होते हैं। हमारे इस धरती पर सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो है सोडियम, और सबसे लो रिएक्टिव जो मेटल है वो गोल्ड है। गोल्ड सबसे लो रिएक्टिव है और सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है, सोडियम सबसे हाईली रिएक्टिव है। इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि हम उसको हवा में भी खोल के नहीं रख सकते, इसलिए हमें उसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। बाकी आगे की क्लास हम अगले दिन नेक्स्ट करेंगे, ठीक है।